हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं एक जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है इंडियन पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। यानी कि दोस्तों इंडियन पोस्ट ऑफिस के अंदर जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें से एक पोस्ट है हमारी बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, दूसरी पोस्ट है एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, साथ ही डाक सेवक की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूं। इसका कंप्लीट डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सर्किल वाइज कैटेगरी वाइज डिटेल से आपको समझाने वाला हूं। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है ये भी आपको बताने वाला हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, साथ ही फ्रेंड्स सिलेक्शन होने के बाद इन पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलने वाली है, जॉब लोकेशंस के बारे में बात करेंगे, साथ ही जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, यानी कि इनमें से किसी भी पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको फाइनली काम क्या करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स काफी यूनिक सी, काफी इंटरेस्टिंग सी पोस्ट है। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये वैकेंसी इंडियन पोस्ट जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की वेरियस पोस्ट के ऊपर निकली है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। तो फ्रेंड्स इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जीडीएस की पोस्ट के ऊपर 40,889 निकली है। और दोस्तों ये वैकेंसी सर्किल वाइज, डिवीजन वाइज, कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। जब आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करोगे तो वहां पर आपको डिफरेंट सर्कल्स मतलब स्टेट दिख जाएंगे। जैसे कि आपका एक आंध्र प्रदेश सर्किल हो गया जिसमें कैटेगरी वाइज आप अपनी वैकेंसी देख सकते हो, दूसरा असम हो गया तो उसके अंदर कैटेगरी वाइज आप वैकेंसी देख सकते हो, साथ ही बिहार के अंदर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से कितनी वैकेंसीज निकली हुई है। तो भाई ये वैकेंसी सर्किल वाइज डिवाइडेड है, साथ ही डिवीजन वाइज भी वैकेंसी डिवाइडेड है। जब आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो आपको काफी सारे डिफरेंट सर्किल दिखेंगे। जिस सर्किल से आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो सिंपली उस सर्किल के ऊपर क्लिक करिएगा। उस सर्किल के अंदर जितनी भी डिवीजन आती है वो सभी आपको दिख जाएंगे। नीचे आपको डिवीजन सेलेक्ट करनी है, यानी कि जिस डिवीजन से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उस डिवीजन को सिलेक्ट करके व्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। तो उस डिवीजन के अंदर कौन कौन सी पोस्ट है, किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज हैं, साथ ही किस डिवीजन से कितनी वैकेंसीज हैं, ऑफिसेज के एड्रेस तक आपको दिख जाएंगे, पिन कोड तक आपको दिख जाएंगे। यानी कि आपको पहले क्लियर हो जाएगा कि किस सर्किल के अंदर से, किस डिवीजन के अंदर से फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको ऑफिस कहां पर मिल सकता है। क्लियर है? तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपको किस सर्किल के किस डिवीजन से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए और उस डिवीजन से आपकी कैटेगरी की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रखी गई है, क्योंकि जॉब लोकेशन इसके अकॉर्डिंग ही वेरी कर दिया, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों जिसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं वो आज से ही मतलब 27 जैन 2023 से हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 16 फेब 2023 रहने वाली है। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी, एससी, पीएच या फिर किसी भी फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए। इन कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। फाइनली बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को देखते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे। फ्रेंड जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 40 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो फॉर्म की लास्ट डेट मतलब एज ऑन 16 फेब 2023 तक होने वाली है। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी, एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बाकी जो अदर रिजर्व्ड कैटेगरी है उनको भी एज के अंदर काफी अच्छा खासा रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। फाइनली बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि कोई खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फ्रेंड्स अगर आपने 10th पास किया हुआ है और 10th में आपके पास मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट था तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। उसी के साथ साथ आपको जिस सर्किल से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, जिस स्टेट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब किस स्टेट की लोकल लैंग्वेज क्या है वो आप इस नोटिफिकेशन में देख ही सकते हो। जैसे कि आंध्र प्रदेश की लोकल लैंग्वेज तेलुगु हो जाती है, असम की, साथ ही बोडो, बंगाली, बांग्ला हो जाती है, छत्तीसगढ़ की हिंदी है, दिल्ली की हिंदी है, गुजरात की गुजराती है। तो इस तरीके से आपको उस सर्किल की लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, केवल नॉलेज होनी चाहिए, कोई भी टेस्ट वगैरह इसमें नहीं होगा, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। साथ ही आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। हालांकि कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा इसमें नहीं चाहिए, बस कंप्यूटर के ऊपर काम करना आपको आना चाहिए, थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। साथ ही आपको साइकिलिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि साइकिल चलानी आपको आनी चाहिए, इतना तो आपको आता ही होगा।
क्लियर है। और दोस्तों जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होगे ना, तो आपको 10th के मार्क्स भी वहां पर भरने होंगे और 10th के मार्क्स आपको सीजीपीए में नहीं भरने, क्योंकि काफी सारे लोग के मार्क्स ऐसे होंगे जिनके सीजीपीए में उनको ग्रेड मिल रही होगी। तो अगर आपकी कोई ग्रेडिंग सिस्टम था, यानी कि आपको ग्रेड है 9.5, आपकी 8 सीजीपीए है, तो भाई उसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जितने भी आपकी सीजीपीए है उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करके आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम अपनी एग्जैक्ट परसेंटेज फिल जरूर करनी है। इस बात का ध्यान रखेगा, ये डिटेल नोटिफिकेशन में दे रखी है। तो भाई ये इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अब फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। किसी भी स्टेज से आपको होकर नहीं गुजरना पड़ेगा फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो केवल एक ही स्टेज के ऊपर टिका हुआ है। इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, कोई भी इसमें फिजिकल नहीं है, कोई भी इसमें ट्रेड टेस्ट वगैरह नहीं होगा। आपके 10th के मार्क्स के बेसिस पर एक फाइनल कट ऑफ बनेगी, जो कि सर्किल वाइज बनेगी, डिवीजन वाइज बनेगी, कैटेगरी वाइज बनेगी। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, यानी कि उस कट ऑफ से ज्यादा आपके मार्क्स बैठ रहे हैं 10th में, तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। और ये जो कट ऑफ होगी कैटेगरी वाइज भी होगी, यानी कि डाक सेवक की कट ऑफ अलग बनेगी, बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर की कट ऑफ अलग बनेगी, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की कट ऑफ अलग बनेगी। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको कैटेगरी यानी कि ट्रेड या फिर पोस्ट भी दी जाएगी। क्लियर है यार। मेरा मानना तो यह है कि टाइम बहुत आगे जा चुका है। अब वो टाइम नहीं है कि 10th या फिर 12th के मार्क्स के बेसिस पर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब दी जाए। मेरा मानना तो यह है, मेरा पॉइंट तो यह है कि इसमें एग्जाम जरूर होना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट इसमें एग्जाम नहीं करा रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन होना चाहिए था। तो फिलहाल इसमें एग्जाम नहीं है। 10th के मार्क्स के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाता है, फाइनली आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। जैसे ही शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी हो जाती है कि कौन कौन कैंडिडेट किस पोस्ट के लिए चुना गया है, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होगा, आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि 10th का पासिंग सर्टिफिकेट या फिर 10th की जो मार्कशीट होगी, अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट या फिर जिसको कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं वो ले जाना होता है। 4 पासपोर्ट साइज आपको फोटो ले जाने होते हैं, साथ ही एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको ले जाना होता है, साथ ही एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपको ले जाना होता है, साथ ही डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ होता है वो कोई सर्टिफिकेट आपको ले जाना होता है। ये सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई कराने होते हैं। साथ ही सभी डॉक्यूमेंट्स की 2-2 फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके वहां पर आपको सबमिट करनी होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। क्लियर है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो नोटिफिकेशन के लास्ट पेजेस के ऊपर डिटेल्स दे रखी है, देख लीजिएगा। क्लियर है। अब फाइनली बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलने वाली है, क्योंकि सैलरी को लेकर काफी सारे लोग कंफ्यूजन में हैं, तो ये कंफ्यूजन मैं आपका अभी दूर कर देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, इसकी सैलरी के बारे में नोटिफिकेशन के पहले दूसरे पेज पे ही डिटेल दे रखी है, लेकिन वहां पर ऊपर TRCA स्लैब करके लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? TRCA का मतलब होता है टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस। टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस यानी कि एक तरीके से टाइम के अकॉर्डिंग आपको इसमें सैलरी दी जाती है। इसमें ये जो जॉब होती है ना, ये 4 आवर की होती है, यानी कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, तो आपको दिन में 4 घंटे ही ड्यूटी करनी होती है और उस 4 घंटे का आपको अलाउंस मतलब एक सैलरी दी जाती है। लेकिन आपके पास ये भी चॉइस होती है कि आप 5 घंटे भी काम कर सकते हो, 8 घंटे भी काम कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी भी इंक्रीज कर दी जाती है। इसलिए इसको TRCA स्लैब यानी कि टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस बोला जाता है। अब देखिए, जो हमारी पोस्ट इसमें BPM की है, ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको शुरुआत में 4 घंटे का काम करना होता है। तो 4 घंटे काम करने के लिए आपकी जो इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी इस पोस्ट के ऊपर वो 12,000 रहेगी। इसमें कुछ और एडिशनल अलाउंस जुड़ जाते हैं। इसी पोस्ट के ऊपर अगर आप डेली 4 घंटे काम कर रहे हो, जो आपकी फाइनल सैलरी होती है वो 29,380 हो जाती है। ये आपकी फाइनल सैलरी है, क्योंकि आप काम करते रहोगे, आपकी सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता रहेगा। क्लियर है। लेकिन अगर आप दूसरी कैटेगरी में चले जाते हो, काम करते हो, डेली काम कर रहे हो, 4 घंटे वाली कैटेगरी में हो, डेली आप 4 घंटे काम कर रहे हो, लेकिन अगर आप 5 घंटे
वाली कैटेगरी में चले जाते हो, आप डेली 5 घंटे काम कर रहे हो, तो बीपीएम की पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 14,500 रहने वाली है। ठीक है, तो टाइम के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। अगर आप दिन में ज्यादा काम कर रहे हो तो आपको इसमें सैलरी भी बढ़ा के मिलती है, और इसमें ओवर टाइम का फिर एक्स्ट्रा वर्क का भी काम मिलता है। यानी कि बीपीएम के जो काम होते हैं, अगर उससे अलग आपको काम कराया जा रहा है, फिर उससे अलग आप काम कर रहे हो, किसी को असिस्ट कर रहे हो एक्स्ट्रा एडिशनल, तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा एडिशनल अलावेंस भी दे दिया जाता है। दिन का शायद 250 या फिर 350 रुपए आपको दिया जाता है। तो कुछ फायदे हैं इस पोस्ट के अपने। साथ ही दूसरी जो पोस्ट है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट है। अगर आप 4 घंटे वाली कैटेगरी में काम कर रहे हो तो इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 10,000 रहने वाली है। साथ ही डाक सेवक वाली पोस्ट की भी मैं बात कर रहा हूं, काम करते रहोगे सैलरी में इंक्रीमेंट होता रहेगा, तो इस पोस्ट के ऊपर आपकी जो फाइनल सैलरी है वो 24,470 है। लेकिन अगर आप असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या फिर डाक सेवक की पोस्ट के ऊपर 5 घंटे वाली कैटेगरी में काम करते हो तो आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 12,000 हो जाएगी। क्लियर है, और फाइनल सैलरी आपकी लगभग इसमें 27 से 28,000 हो जाती है 5 घंटे वाली कैटेगरी में। तो टाइम के अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी है वो भी वेरी करती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसको TRCA स्लेब बोला गया है। सर्च करके देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फाइनली बात करते हैं जॉब लोकेशन के बारे में। यानी कि अगर आप इस वैकेंसी को क्रैक करके सिलेक्शन ले लेते हो तो आपकी फाइनल जॉब लोकेशन मतलब पोस्टिंग लोकेशन क्या रहेगी। जॉब लोकेशन आपकी प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि जिस सर्किल के जिस डिवीजन से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उसी सर्किल के उसी डिवीजन के ऑफिस में आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश सर्किल के आगरा डिवीजन से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपकी जॉब लोकेशन आगरा के किसी ऑफिस में रहने वाली है। ठीक है, ये भी आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रहने वाली है। तो जॉब लोकेशन का फंडा मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा कि आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें फाइनल पोस्टिंग लोकेशन जॉब लोकेशन मिल रही है। अब फाइनली बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। यानी कि इनमें से किसी भी पोस्ट के ऊपर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको काम क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले सुन लीजिए, जो ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट है इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद काम क्या करना पड़ेगा। कैरिंग आउट ट्रांजैक्शंस ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसको IPP भी बोलते हैं, यूजिंग द हैंड हेल्ड डिवाइस, मोबाइल डिवाइस या फिर स्मार्टफोन। यानी कि दोस्तों इंडियन पोस्ट ऑफिस की जिस ब्रांच में आपकी पोस्टिंग है उस ब्रांच की जो पेमेंट्स है उससे रिलेटेड आपको काम करना होता है। साथ ही जो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक है उसकी जो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस होती है उनसे रिलेटेड आपको काम करना होता है। पेमेंट्स उठानी होती है या फिर ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करनी होती है किसी भी डिवाइस या फिर कंप्यूटर की हेल्प से या फिर मोबाइल डिवाइस की हेल्प से या फिर स्मार्टफोन की हेल्प से। ठीक है, तो आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वगैरह काम दिया जाएगा जो कि काफी इंटरेस्टिंग काफी रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम दिया जाएगा। क्लियर है। साथ ही मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, अपकीप ऑफ हैंड हेल्ड डिवाइस, मोबाइल डिवाइस, स्मार्टफोन, यानी कि जो रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफिस जिस ब्रांच में आप काम कर रहे हो उसके जो रिकॉर्ड्स होंगे, डेटा वगैरह होगा, वो आपको मेंटेन करना होगा। कहां पर मेंटेन करना होगा, कंप्यूटर के ऊपर मेंटेन करना होता है, साथ ही स्मार्टफोन के ऊपर आपको मेंटेन करना होता है। साथ ही ब्रांच पोस्ट मास्टर हैज द ओवरऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्मूथ एंड टाइमली फंक्शनिंग ऑफ पोस्ट ऑफिस इंक्लूडिंग मेल कन्वेंस एंड मेल डिलीवरी। यानी कि जो ब्रांच के काम होते हैं जैसे कि मेल डिलीवरी का होता है या फिर मेल को इधर से इधर पहुंचाना, ये जो डेटा होता है, ये जो सारी चीज होती है ये टाइम पर हो सके, ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी एक ब्रांच पोस्ट मास्टर की होती है। यानी कि दोस्तों ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन लेने के बाद आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना होता है। आपको कई बार कंप्यूटर रिलेटेड काम करना होता है, आपको कई बार क्लरिकल काम भी करना होता है। यानी कि जो ब्रांच की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो ब्रांच के अंदर काम होते हैं, उनकी देखरेख की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको कोई भी फील्ड ड्यूटी या फिर मेल डिलीवरिंग वगैरह का काम नहीं करना होता है। ठीक है, वो ग्रामीण डाक सेवक का होता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग पोस्ट है और काफी ज्यादा लोग ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। साथ ही असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट क्या है, सेम है। जो ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम होता है ना, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर उसको असिस्ट करेगा। यानी कि आप ब्रांच पोस्ट मास्टर के नीचे काम करोगे, उसको असिस्ट करोगे, उसको हेल्प करोगे। जैसे कि सेल ऑफ स्टाम्प स्टेशनरी, कन्वे एंड डिलीवरी ऑफ मेल, डोर स्टेप, यानी कि पेमेंट्स वगैरह जो है, ट्रांजैक्शंस है वो IPPB की। देखिए ब्रांच पोस्ट मास्टर आपको ऑर्डर देगा जहां पर आप ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर ही जो स्टाम्प्स वगैरह होते हैं उसको सेल करते हो, या फिर पोस्ट से जुड़ी जो स्टेशनरी होती है उसको सेल करने का काम आपका होता है। जो फिर मेल वगैरह है वो भी आपको कई बार डिलीवर करने का काम दिया जा सकता है। साथ ही जो पेमेंट्स होती हैं IPPB की, जो ट्रांजैक्शंस हैं, उनके ऊपर भी काम करोगे ब्रांच पोस्ट मास्टर के अंडर रहकर। क्लियर है। असिस्टिंग ब्रांच पोस्ट मास्टर इन काउंटर ड्यूटीज यूजिंग
हैंड हेल्ड डिवाइस, मोबाइल डिवाइस, स्मार्टफोन्स, जो मैंने पॉइंट शुरुआत में बताया। यानी कि आप ब्रांच पोस्ट मास्टर को असिस्ट कर रहे होंगे, जहां पर आप कंप्यूटर के ऊपर भी उसको असिस्ट कर सकते हो या फिर मोबाइल डिवाइस या फिर स्मार्टफोन के ऊपर असिस्ट करोगे, जो कि ट्रांजैक्शन वगैरह से रिलेटेड काम होगा। यानी कि कुल मिला के जो ब्रांच के अंदर काम होते हैं उसको आप देखोगे। ब्रांच पोस्ट मास्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो सारे काम है वो सही तरीके से होने चाहिए, स्मूथली होने चाहिए, टाइम पर होने चाहिए, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम है उन काम को करने का। क्लियर है, समझ गए? ब्रांच पोस्ट मास्टर एक ही होगा, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर 2-3 भी हो सकते हैं किसी भी ब्रांच के अंदर। साथ ही डाक सेवक की जो पोस्ट है वो काफी ज्यादा सिमिलर है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के, क्योंकि यहां पर भी आपको सेल्स ऑफ स्टाम्प, स्टेशनरी, कन्वे एंड डिलीवरी ऑफ मेल, डोर स्टेप्स, यानी कि आपको डिलीवरी करनी होगी मेल्स वगैरह की। साथ ही डाक सेवक मे हैव टू वर्क इन शॉर्टिंग ऑफिस ऑफ रेलवे मेल सर्विस, जो रेलवे मेल सर्विस है उसके साथ आप काम करोगे, उसके साथ कोऑर्डिनेट भी करोगे आप। डाक सेवक इन मेल ऑफिसेज एंड बिजनेस ऑफिस विल हैंडल रिसीविंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ मेल बैग्स। साथ ही ट्रांसशिपमेंट ऑफ बैग, डाक सेवक का ही काम होता है, जो मेल वगैरह आते हैं डिफरेंट ऑफिस से या फिर जाते हैं उनको रिसीव करने का काम होता है। जो बॉक्सेस होते हैं, जो बैग होते हैं मेल्स के, उनको डिस्पैच करने का या फिर खोलने का काम आपका ही होता है। ठीक है, ये जो फिजिकली डेटा है वो आपको मेंटेन करना है। फिजिकली डेटा को मेंटेन करने का, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का काम होता है डाक सेवक का। तो ये सारे काम आपको करना पड़ेगा। आई होप समझ गए होंगे। बाकी डेफिनेशन स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई है, आप समझदार हो, पढ़ के समझ ही जाओगे। तो भाई ये मैंने आपको आई थिंक कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करा दी इंडियन पोस्ट जीडीएस वैकेंसी के रिगार्डिंग। काफी बड़ी वैकेंसी निकली है, आपको ट्राई करना चाहिए। काफी सारे लोग इस वजह से पीछे हट जाते हैं कि यार कट ऑफ काफी हाई जाएगी, क्योंकि काफी सारे लोग 10th में अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं। लेकिन अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक है, एवरेज में, फिर भी आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यार किस्मत का कुछ भी पता नहीं है, कभी भी चमक सकती है। हर जगह आपको ट्राई करना चाहिए। बाकी अगर कोई डाउट रहेगा कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना मैं आपको सोनू हेलाउत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद है लाइक करेगा, दोस्तों का शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।